हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम क्लास 10th की जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं उन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस क्या होता है, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या आए हैं तीनों सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर एज, जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्कस जो सेक्टर हैं उसमें जो टर्म्स ऑफ ऑनरशिप है, जिसमें हम पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हम जो इकोनॉमिक्स की चैप्टर सेकंड है उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं आराम से, इजिली। एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस, मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपको स्टैंडर्ड बुक अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है कि आपको बेसिक के लिए क्या है, एनसीईआरटी कवर करनी पड़ती है। आप किसी भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जब आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो पहली बेसिक चीज़ यही कहते हैं कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को कवर करने से पहले जो उसकी बेसिक है, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की बुक को कंप्लीट करें। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा निकल करके आते हैं। यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की ही बात कर लो तो एटलीस्ट मिनिमम 300 साढ़े 300 ज़्यादा से जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं वो इकोनॉमिक्स से ही निकल के आए हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि इन शॉर्ट ये समझिए कि आपकी जो, अगर यदि आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा, ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक चैप्टर से इकोनॉमिक्स 9 से ही स्टार्ट हो जाती है। 9 से लेकर के फिर आगे आप जो भी स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट करते हैं, जैसे रमेश सिंह की स्टैंडर्ड बुक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, तो उन सब में भी आपको क्या है, देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें आपके तीन सेक्टर है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर देखने को मिलेगा और टेरिटरी सेक्टर देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, हर एक पर्सन क्या रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है, जिससे उसको वेजेस मिलते हैं, पैसे वो अर्न करता है। फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिमांड करता है। या आप जब 12th क्लास में जाओगे तो हाउ टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें क्या है, एक ह्यूमन किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशंस में आता है, जब वो इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, काम करता है, तो अलग अलग पर्सन अपनी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेस पे अलग अलग सेक्टर में काम करता हुआ नजर आएगा। कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने में काम करता है, कोई सर्विस को प्रोड्यूस करने में काम करता है, कोई रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में काम करता है। हर एक फील्ड में आपको क्या है, कुछ ना कुछ लोगों की जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है वो आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो बाय ग्रुप, जो कि अलग अलग क्लासिफाइंग किए गए हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, तो जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि आखिर हम सेक्टर कहते किसे हैं। तो आप कह सकते हो कि सेक्टर का मतलब होता है वी स्टडी दिस इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक मिनट फ्रेंड। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है सेक्टर की डिफिनेशंस क्या है, कि आखिर सेक्टर क्या है, तो आप इसमें कह सकते हो वी कैन स्टडी दिस
इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज बाय grouping them, classifying sorry, classifying them using important criteria, उसे हम कहते हैं सेक्टर। यानी कि देखिए, जब हम स्टडी करते हैं, जो लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग ग्रुप में, तो उसको जो हमने क्लासिफाइड कर रखा उसकी स्टडी, उसकी इंपॉर्टेंट स्टडी के लिए अलग अलग कैटेगरी में, वो हमारा कहलाता है सेक्टर। जैसे कि आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया या सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टेरिटरी, इसमें हमने क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर्स की बात करो, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं जैसे आपका कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, या हम बात करते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स पाले जाते हैं, या हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या जो हम नेचुरल रिसोर्सेज नेचर से निकालते हैं, जैसे माइनिंग के थ्रू हम कोयला निकालते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज से क्रूड ऑयल निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, प्राइमरी में आ जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने भी कुछ वर्क बताए हैं, तो इसमें कोई ना कोई पीपल्स के द्वारा तो काम किए जा रहे हैं। तो देखिए, इनके वर्क की कैटेगरी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टडी कर रहे हैं, यही चीज है हमारा सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है हमारी, इसमें मेनली रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग में चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का इसे बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका था, आपको प्राइमरी सेक्टर का ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या कहा जाता है, इसे बैकबोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉय, यानी कि रोजगार के लिए यानी कि चांसेस मिलते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर्स में जैसे कि आपका एग्रीकल्चर फार्म हो गया, या हम बात करते हैं फार्मर वर्किंग इन फील्ड, यहाँ पे जो किसान काम कर रहे हैं खेत में, या जो कैटल रेयरिंग है, यानी कि जो एनिमल हम पालते हैं। देखिए, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल में जैसे आपका गॉट आ गया, काव आ गया, एलिफेंट आ गया, या फिर आप बात कर लो बेफेलो हो गया, बेफेलो, ये सब क्या है, एक कैटल एनिमल्स हैं। हम इन सबको क्या करते हैं, पाल के रखते हैं। जैसे हम गॉट जो डोमेस्टिक करते हैं, ये दो पर्पज से होता है, या तो एक मीट के लिए हो जाता है, फूड के लिए, या आपका क्या हो जाता है, मिल्क के लिए हो जाता है। या हम अगर काऊ की बात करते हैं या बेफेलो की बात करते हैं, ये सारी क्या होते हैं, मिल्क गिविंग एनिमल होते हैं। तो इसलिए भी हम इसको क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही काउंट करके रखते हैं। तो देखिए, जैसे ट्रिपिकल एग्रीकल्चर फार्म हो गया, जहाँ पे क्या है, शो केसिंग इन द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज इन इंडिया, जहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या है, क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं बेचने के लिए। या आप फार्मर देख लो जो फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, या हम क्या कहते हैं, देखिए जो कैटल रेयरिंग एनिमल्स होते हैं, वो इंटरगल पार्ट होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, जो कि प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जो भी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और मिल्क हम डेली लाइफ के लिए भी क्या है, यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या है, और इसमें एक तो क्या आपको मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो इसलिए ये सारी किस में आ जाते हैं, आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है, उसका यूज करके क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, किसी फार्मर के द्वारा कॉटन ग्रो किया गया, तो कॉटन आपका क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल कॉटन से ही क्या बनता है, आपका क्लॉथ बनता है, कपड़े। तो ये आपका क्या बन गया, जो इंडस्ट्री इस रॉ मटेरियल का यूज करके क्या बना रही है, एक प्रोडक्ट बना रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जिसमें हम मेनली जैसे कि आपका फैक्ट्री हो गया,
उसकी बात करते हैं। तो जैसे जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो गई, या मान लीजिए जो स्टील की जो फैक्ट्री होती है वो क्या करता है, स्टील के प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। तो इसमें हम मेनली मैन्युफैक्चर या कोई चीज प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट क्या होता है, बन रहा होता है। एक एग्जांपल से और ये भी समझिए, जैसे कि हम पोटैटो की बात करते हैं, ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और इससे अगर चिप्स बनाया जाता है तो ये आपका क्या बन जाता है, एक गुड्स बन जाता है, जो हम ईट खाने के रूप में क्या है, इसका यूज करते हैं। तो ये काम किसका होता है, सेकेंडरी सेक्टर का ही काम होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ यानी कि यहाँ पे भी लेबर काम कर रहे होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल, जो भी कोई फैक्ट्री होता है जो कि क्या करता है, डाइवर्स प्रोडक्शंस के जो भी प्रोडक्ट का क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है, वो आपका किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि आपका हो गया या तो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री हो गया, या असेंबली लाइन हो गया। असेंबली लाइन का मतलब होता है कि अलग अलग इक्विपमेंट को जोड़ करके एक बनाना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कंप्यूटर की इंडस्ट्री है, तो कंप्यूटर में क्या है, अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह से बन के आएगा। जैसे कि आपका रैम हो गया, या मदरबोर्ड हो गया, या आपका रोम हो गया जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग जगह से बन करके आया, तो ये आपका मैन्युफैक्चर में हो जाएगा। और इन सबको एक जगह पे सेट करके असेंबल करके क्या बनाया गया, सीपीयू बनाया गया, ये आपका असेंबली लाइन में आ जाएगा। या फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी, जहाँ पे क्या है, एडवांस लेवल पे क्या है, मशीन्स यूज किए जाते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आपका किस में आ जाता है, इंडस्ट्रियल मशीनरीज में आ जाता है। ये सारी चीजें आपको किस में ही देखने को मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें हम रॉ मटेरियल के लिए काउंट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। या अगर बात कीजिए टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर मेनली आपकी क्या होती है, एक तरीके की सर्विस सेक्टर होती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। देखिए टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है प्रोविंस ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो इसमें मेनली क्या इन्वॉल्व रहता है, सर्विस यानी कि जो सेवा है वो इसमें क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। या जैसे में आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, बैंकिंग। बैंकिंग आपका क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। या आप हेल्थ केयर सर्विस को भी कह सकते हो, आपका क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। या टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ पे क्या है, टूरिज्म को यानी कि जो टूर है उसको प्रमोट किया जाता है। देखिए बहुत सी कंट्री के आज के टाइम पे क्या है, टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि अगर आप सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री में जाओगे, यूएई में जाओगे, तो वहाँ पे मोस्टली क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक से एक क्या है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, आर्किटेक्चर बनाए जा रहे हैं, ताकि वो आने वाले टाइम पे क्या हो, एक टूरिज्म हब हो सके। या आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर आप श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका की जो आधे से ज़्यादा इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट है वो किस पे है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज पे। तो इसीलिए क्या है, टूरिज्म भी आपका किस में आता है, टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को एम्प्लॉयड के लिए। आपका बैंकिंग सर्विस आ ही गया, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है, ये सारी चीजें आपका किस में आता है, टेरिटरी सेक्टर के अंदर में आता है। फिर देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, किस तरीके से आपको इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलेगा तीनों सेक्टर एक दूसरे पे। तो यहाँ पे देखिए समझिए, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और फिर हमने पढ़ा था टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर। अब देखिए ये तीनों किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है, इसके बारे में समझिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आपके क्रॉप्स ग्रो करना, क्रॉप्स आ जाएगा, या आपका फ्लावर कल्टीवेशन आ जाएगा, फ्लावर कल्टीवेटर्स, फिशरमैन, ये सब किस में आ रहा है, आपके एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है।
अब देखिए जो प्राइमरी सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल के रूप में ग्रो किया गया, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन हमारे लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, हमें प्राइमरी सेक्टर से ही मिल रहा है। तो कॉटन जो है वो हमारा क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। इस कॉटन से क्या बनाया जाएगा, क्लॉथ बनाया जाएगा। तो क्लॉथ तो क्या हो गया, ये हमारे लिए एक प्रोडक्ट हो गया जो हम क्या है यूज कर रहे हैं। तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से निकल के आ रहा है। तो देखिए रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी उसने कहाँ से पूरा किया, प्राइमरी सेक्टर से। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट बन गया, यानी कि जो कपड़ा बन गया, अब वो मार्केट तक लेके आएगा, वहां पे हमें जो भी सर्विसेज दी जाएंगी प्रोडक्ट को रिगार्डिंग में, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो टेरिटरी सेक्टर वो भी कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा किसके, सेकेंडरी सेक्टर पे। तो तीनों ही सेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस आपको क्या है देखने को मिलेगा। देखिए द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट where each sector relies on other of for output, consumptions and growth. This interdependence ensure the overall economic development nation। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम नेशंस की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हमने पहला चैप्टर देखा था तो हर एक आदमी के लिए क्या था, जो डेवलपमेंट की डिफिनेशंस थी वो क्या थी, अलग अलग थी। हमने जब डिफिनेशंस की बात की तो ये देखिए अगर किसी भी नेशंस की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, तीनों सेक्टर आपको क्या है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलेगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आपको रॉ मटेरियल देखने को मिलेगा जो कि किसके लिए होता है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए होता है। फिर ड्राइविंग कहाँ, और वो सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल का क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस के लिए यूज करता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो डिमांड करता है किसके लिए, रॉ मटेरियल किस कहाँ से करता है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर से करता है। फिर वो क्या करता है, वो लीड करता है ग्रोथ और एक्सेप्टेंस जो भी प्राइमरी सेक्टर्स हैं उसके लिए। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी रॉ मटेरियल की उतनी ज़्यादा किससे डिमांड करेगा, सेकेंडरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर से ही करेगा। टेरिटरी सेक्टर की बात करते हैं तो वो प्रोवाइड कराता है सर्विसेज किसके लिए, जो सपोर्ट ऑफ बोथ, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का भी और सेकेंडरी सेक्टर का भी आपको देखने को मिलेगा फैसिलिटीज। और ये क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि देखिए अगर हम आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, अमेजोन जैसे क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ऑनलाइन शिपिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, या हमें जो भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब देखिए अगर हम ऑनलाइन मान लीजिए अमेजोन से कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, वो कपड़ा किससे बना, वो बना है कॉटन से, यानी कि रॉ मटेरियल से। तो और इसको प्रोड्यूस किसने किया, पहले प्राइमरी सेक्टर ने क्या है, कॉटन प्रोड्यूस किया। और कॉटन क्यों प्रोड्यूस किया प्राइमरी सेक्टर ने, क्योंकि क्लॉथ की डिमांड के लिए सेकेंडरी सेक्टर ने डिमांड किया कि भाई हमें क्लॉथ यानी कि कपड़े तैयार करना है प्राइमरी सेक्टर से, तो वो उससे क्या कर रहा है, ग्रो करके क्या दे रहा है, रॉ मटेरियल ग्रो करके दे रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर इस कॉटन का क्या कर रहा है, कपड़े कपड़ा बना करके प्रोड्यूस करके वो क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पे बेचने के लिए, सेल करने के लिए वो क्या करेगा, मार्केट के पास जाएगा। तो मार्केट में जो लोग होंगे वो क्या करेगा, हमें ये सारे प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। मान लीजिए आप अमेजोन से जब आपने कपड़े मंगाए तो कपड़े जो आपके पास ला करके डिलीवर कर रहा है, यानी कि इस पर्सन ने माना अमेजोन से मंगाया, तो इसके पास जो डिलीवर आया वो किसके द्वारा है, वो सर्विस सेक्टर के थ्रू आया। क्यों, क्योंकि जो लोग डिलीवर का काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जब आप हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे जो मेडिकल दिया जाता है आपको, जो मेडिसिन दिया जाता है, मेडिसिन भी किससे बनता है, आपका रॉ मटेरियल से बनता है। मेडिसिन के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सेकेंडरी किससे डिमांड करता है, प्राइमरी से। जब प्राइमरी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देता है तब वो क्या करता है, उसका प्रोडक्ट मेडिसिन बना करके क्या करता है, हेल्थ केयर को दे देता है, हेल्थ को दे देता है। वहाँ से वो आपको आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, तीनों सेक्टर एक दूसरे पे क्या रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। देखिए अगर आप बात करते हैं फाइनल गुड क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, यहीं से आप समझ सकते हो कि फाइनल गुड और इंटर जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें क्या है। देखिए अगर आप फाइनल देखिए, अगर बात करते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों। फाइनल गुड्स की बात करते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, कंज्यूम्ड होते हैं बाय इंडिविजुअल्स। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शंस और अदर सर्विसेज के लिए भी क्या है, यूज़ किए जाते हैं।
सबसे पहले आप समझिए फाइनल गुड। फाइनल गुड्स में जो भी होता है वो फाइनल कंजप्शंस के लिए होता है, यानी कि उसका इस्तेमाल क्या होता है, फाइनल यूज के लिए होता है, कंजप्शंस के लिए देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, या तो आपने टीवी खरीद रखा है, लैपटॉप खरीद रखा है, या कोई आपने बाइक खरीद रखा है, या कार खरीद रखा है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, फाइनल कंजप्शंस है। तो इसकी देखिए अगर हम बात करते हैं, जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की वो इंक्लूडेड होती है किसमें, नेशनल इनकम में। इसमें इंक्लूड होगी वो नेशनल इनकम में, आपको इंक्लूड देखने को मिलेगा। या जैसे आपका मैंने बताया टीवी हो गया, या आप इसमें ब्रेड भी काउंट कर सकते हो, जो ब्रेड हम खाते हैं, या जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं आप उसको भी काउंट करके रख सकते हो, बेकरी प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आपके किस में आएगी, फाइनल गुड्स में आएगी, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि क्या है, हम फाइनल गुड्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कॉटन हमारे लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों, क्योंकि इस कॉटन का क्या बनाया जाएगा, क्लॉथ बनाया जाएगा, तो क्लॉथ हमारे लिए फाइनल गुड हो जाएगा। या आप ये बन देखिए, अगर हम पोटैटो से बात करते हैं तो क्या बनाए जाते हैं, चिप्स बनाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और अगर हम चिप्स की बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस रख सकते हैं। अब देखिए अगर बात करें, जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की वो इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में। तो देखिए फाइनल गुड की इंक्लूड रहती है, लेकिन अगर हम नॉट इंक्लूड की बात करें तो वो आपको इंटरमीडिएट गुड्स में देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे कॉटन हो गया, फ्लोर हो गया, ये सारी चीजें आपके क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर में आती हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, यानी कि जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। देखिए अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो ये एक मेजर होता है, यानी कि हम इसमें नापते हैं कि एक साल के अंदर में कि हमारे देश में कितना प्रोडक्ट क्या है, प्रोड्यूस किया, यानी कि प्रोडक्ट, या हम सर्विसेज की बात करते हैं, क्या हुआ हो, प्रोड्यूस हुआ हो। यानी कि हम प्रोडक्शंस को नापते हैं एक साल के अंदर, एक कंट्री के अंदर, यानी कि पूरे देश के अंदर में कितना ज़्यादा क्या है, जो प्रोडक्शंस है या जो सर्विसेज हैं वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज द मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब होता है नापना, वैल्यू ऑफ ऑल जो भी फाइनल गुड्स हैं या जो भी सर्विसेज प्रोडक्शंस हैं एक कंट्री के अंदर, या स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड्स में, जैसे कि कोई कोई एक साल पे भी देख लेता, तो मेनली हर हर मोस्टली कंट्री में क्या है, एक साल पे ही उसको नापा जाता है। और उससे ये भी जो कि एक इंडिकेटर होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लो, मॉनेटरी वैल्यू, या आपका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगी, जीडीपी में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर अब बात करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस भी आए हैं किसमें, हमारे सेक्टर्स के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, हम स्टार्टिंग, मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हमारी जो ज़्यादातर डिपेंडेंसी थी वो थी एग्रीकल्चर पे, लेकिन अब एग्रीकल्चर से हम क्या होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब हमारी कंट्री में ज़्यादातर प्रमोट किसको किया जा रहा है, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर को। तो देखिए अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में क्या है, जो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उससे अब हम किस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, अब हम शिफ्ट होते जा रहे हैं दूसरे अदर सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि वो क्या करे, सेकेंडरी सेक्टर और ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम क्या कर सके, अब शिफ्ट कर सके। या आप सर्विस सेक्टर की बात कर लो, तो आज के टाइम पे हम क्या हो रहे हैं, अलग अलग सेक्टर पे क्या होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप चाइना की बात करो, तो चाइना में जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो प्राइमरी सेक्टर के बाद क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा वहाँ की ग्रोथ में। तो जब चाइना इंडिपेंडेंस हुआ तो उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था सेकेंडरी सेक्टर पे,
और जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी तब हमने अपनी कंट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था प्राइमरी सेक्टर, और सीधा हमने जंप कर दिया था सर्विस सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर पे। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, जो सेकेंडरी सेक्टर था हमने उसको क्या किया था, इग्नोर किया था, ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं था। आज के टाइम पे हमारा ज़्यादातर फोकस किस पे रहता है, सेकेंडरी सेक्टर पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस आपको क्या है देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर के बारे में हमारी कंट्री में, तो देखिए तीनों सेक्टर यानी कि हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर है तो वो क्या है, एक सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूटर्स के फॉर्म में रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में जो आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा वो किस में मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सेकेंड लेवल पे टेरिटरी सेक्टर और बहुत ही कम लेवल पे क्या है, सेकेंड सेक्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट कर रही है। देखिए अगर प्राइमरी सेक्टर आपको अब पता ही चल गया होगा कि वो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी किसमें, जीडीपी में। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, धीरे धीरे होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। उसकी जगह पे जो सेकेंडरी सेक्टर है या जो सर्विस सेक्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, धीरे धीरे स्टेंटिल ग्रोथ की तरह बात करते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करता है काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज़ में रोल प्ले करता है। टेरिटरी सेक्टर की बात करते हैं, एक लार्जर कंट्रीब्यूटर्स है हमारी कंट्री के जीडीपी के लिए, जो प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंस्टीट्यूशनल सर्विस के बारे में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, एक हम अनस्किल्ड लेबर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हम स्किल्ड लेबर का यूज़ करते हैं। या अगर आप टेरिटरी सेक्टर में हम बात करें तो उसमें हम वेल स्किल्ड लेबर का क्या है, यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। देखिए हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं दो ऑर्गेनाइज्ड, मतलब दो ग्रुप में। एक है आपका ऑर्गेनाइज, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम आप कहो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपेयर में हर चीज़ जो फैसिलिटीज आपको दी जाएगी वो दोनों के कंपेयर में क्या है, दोनों के मुकाबले क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आप देखिए अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंस की बात करो तो दोनों में बहुत से डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे कि जो आपका और ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये क्या रहता है, ये रजिस्टर्ड रहता है गवर्नमेंट के साथ, या गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या रहता है, ये रजिस्टर्ड रहता है। इसमें जो यूनिट्स हैं वो क्या है, काफ़ी बड़ी नज़र आएगी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में। या हम बात करते हैं इसके जो इसमें आपको क्या है, फॉर्मल प्रोसेसंस और प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेगा। इसमें जॉब सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। इसमें जो वर्किंग फैसिलिटी, वर्किंग आवर जो है वो आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा। इसमें स्किल वर्कर भी काम करते हुए नजर आएंगे और इनकी जो वैल्यू रहती है, पेड वैल्यू रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर ये ओवर टाइम भी करते हैं तो इनके ओवर टाइम के क्या है, चार्जेस इन्हें दिए जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये नॉट रजिस्टर्ड रहते हैं गवर्नमेंट के साथ। इसमें स्मॉल स्केल क्या है, आपको यूनिट देखने को मिलेगा। इसमें जो लेबर रहते हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, अनएजुकेटेड लेबर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि इसमें जो जॉब सिक्योरिटी है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको सिक्योर नज़र नहीं आएगा। इसमें अगर आप बात कर लो, इसमें जो वर्किंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। यदि आप इसमें क्या है, अगर आप ओवर टाइम भी करते हो तो आपको इसके चार्जेस नज़र नहीं आएंगे, यानी कि इसमें चार्जेस पे होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं किसके लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक्ट भी बता देता हूँ। हम यहाँ पे बात करते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा जो कि 2005 में आया था। देखिए मनरेगा की बात करें तो ये क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आया था। ये क्या है, एक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक लॉ था जो कि राइट टू वर्क अबाउट, जो कि 625 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। देखिए इस एक्ट के अंदर हम बात करें तो रूरल एरिया में 100 दिन यानी कि 1 साल के अंदर जो लेबर हैं उनको 100 दिन का काम प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं कि यदि इस एक्ट के द्वारा कोई जो भी लेबर्स इसमें रजिस्टर्ड है उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो 100 दिन का जो यानी क्या है वेजेस यानी कि जो सैलरी है वो क्या है पे किया जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस निकाल के पूछे जा सकते हैं तो उसको आप क्या है याद रखिएगा। फिर देखिए अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर 2 क्या है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे सेक्टर में 2 टर्म्स ऑफ ओनरशिप रखे गए, एक है आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए पब्लिक सेक्टर क्या है आपको नेशंस वाइड देखने को मिलेगा, जो कि कंट्रोल रहता है किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंदर में। ये आपको किसके अंदर में देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट के अंदर में देखने को मिलेगा, यानी कि इस पे जो ऑनरशिप है वो क्या है गवर्नमेंट अपने ऊपर रखती है, यानी कि गवर्नमेंट इस पे रखती है। इस पे असिस्टेंट या प्रोवाइड की बात करते हैं तो इसमें क्या है सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी और इस पे सरकार ही अपना ऑन करती है। इसका मेन मोटिव होता है कि प्रोवाइड हर एक पीपल को क्या है बेनिफिट प्रोवाइड कराना। जैसे आप बात कर लो एयरवे की बात कर लो, जो कि आपकी जो एयरलाइंस है वो प्राइवेट के अंदर है और इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के अंदर है। तो एयर जो वेज है वो आपका प्राइवेट के अंदर आ जाएगा और रेलवे आपका किस में आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। तो इसकी टिकट आपको क्या है एयरलाइंस के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती देखने को मिलेगी। तो क्यों, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है बेनिफिट प्रोवाइड कराना। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन राइज मनी थ्रू टैक्स, यानी कि टैक्स के थ्रू मनी राइज, यानी कि मनी राइज होने पे सरकार क्या करती है इस पे टैक्स भी राइज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि आपका जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, हेल्थ, इंडियन रेलवे, ये सारी चीजें आपका किस में आएगा, पब्लिक सेक्टर में आएगा। या पोस्ट ऑफिस की बात कर लो, ये सारी चीजें आपका किस में आएगा, पब्लिक सेक्टर में आएगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा उसमें क्या है उस सेक्टर को क्या है ऑन किया जाता है। जैसे आपका रिलायंस हो गया, या आप उसकी बात कर लो, टाटा स्टील की बात कर लो, या जैसे आप विंडो भी एक जो कंपनी है उसकी बात कर लो, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी। तो इसमें फिर बात कीजिए, इसमें जो ऑनरशिप रहता है, ये जो डिलीवर रहता है, इसमें सर्विसेज रहता है, हैंड टू किसके हाथ में रहता है, ये प्राइवेट के हाथ में रहता है। या फिर बात करें इसका जो मेन मोटिव होता है प्राइवेट का, वो होता है प्रॉफिट कमाना। फिर इसमें बात कर लो कि जो भी सर्विसेज हैं वी कैन हैव पे मनी टू इंडिविजुअल कंपनी, इसमें हम क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या करते हैं पे करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका जैसे रिलायंस हो गया, अभी बताया था रिलायंस कंपनी लिमिटेड हो गया, आपका टिस्को हो गया, ये सब क्या हो गया आपका एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्लास 10th के जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। कल जो वीडियो होगी वो आपका एम लक्ष्मीकांत का, सॉरी एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 36 है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 35 तक कंप्लीट हो चुकी है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकी की जो एम लक्ष्मीकांत चल रही है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है NCERT का, वो भी आपका क्या है कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया क्लास 10th का। आपका बस 3 चैप्टर और रह गया है, वो भी आपका क्या है धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।